अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपने छोटी क्लासेस में इसे पढ़ा होगा, तो आज के लेक्चर में हम चंद बेसिक डेफिनेशंस को एक तरह से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है, फिर हम इसी बुनियाद पे ऑसिलेटरी मोशन को समझेंगे। ऑसिलेटरी मोशन से ही लेके चलेंगे किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो इन तीन बातों को करके कुछ बेसिक लफ्ज आएंगे, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी, टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट। फिर हम देखें कि अनडैम्प्ड मोशन क्या होती है और डैम्प्ड मोशन क्या होती है। फिर उसके निकलेगी फोर्स्ड ऑसिलेशन, जिससे लास्ट कंसेप्ट हमारे पास आएगा रेजोनेंस। तो ये सारी बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो एक तरह से रिवाइज करेंगे और कुछ चीजें अपडेटेड या हमारे जो मौजूदा कोर्स के लिहाज से वो मैं समझाऊंगा कि ये अल्फाज अब हम आगे कैसे कैसे देखेंगे। ठीक होगी बात जनाब? तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन उसे कहते हैं जो अपने आप को रिपीट करे, और उसमें सबसे अहम बात है कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल हो, यानी कि वो चीज अपने आप को बार बार दोहराए एक मखसूस दोहरानिए के बाद। ठीक होगी बात? अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे हमारी पल्स होती है, ह्यूमन पल्सेस, हार्ट बीट है इसकी एग्जांपल, उसका देखो वो रिपीट कर रही है, उसके बाद डेफिनेट टाइम इंटरवल है। ठीक है। फिर आपके पास जैसे पेंडुलम क्लॉक होता है, जैसे हमारे पास दिन और रात होते हैं, जैसे आपके पास स्प्रिंग के साथ मैस अटैच हो जाए, या एटम जो है सॉलिड लेटस के अंदर वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं। तो ये जितनी एग्जांपल्स मैंने लिखी, ये सब की सब पीरियोडिक हैं, यानी ये अपने आप को क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं आफ्टर द टाइम, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर। तो समझ आ रही बात? तो अब जो पीरियोडिक मोशन होती है, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम बताते हैं साइन और कोसाइन एंगल्स, जो टाइम पे डिपेंड कर रहे होंगे। आगे चल के हम इसका मैथमेटिकल टूल भी देखेंगे, कैसे ये क्या की जा रही है। यानी डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से समझाया जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है किस पे, टाइम पे कर रहा होता है। ठीक होगी बात? अब जो अगली चीज मुझे समझनी है पीरियोडिक मोशन के बाद, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो इसमें भी मैंने क्या कहा कि अगर कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन, तो पहली शर्त आपको समझ आ गई कि ऑसिलेटरी मोशन जो होती है बुनियादी तौर पे वो भी क्या होती है, पीरियोडिक मोशन होती है। मगर यहां से समझ लें, तमाम पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती, तमाम पीरियोडिक मोशंस ऑसिलेटरी नहीं होती, मगर तमाम ऑसिलेटरी मोशंस क्या होती हैं, पीरियोडिक होती हैं। तो जनाब ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास कैसी मोशन है, एक पीरियोडिक मोशन है जो कि टू एंड फ्रो है, यानी कि आपके पास किसी एक पॉइंट से दाएं बाएं होता है, ओवर द सेम पाथ, यानी हर दफा एक ही पाथ के ऊपर वो चलेगी, कैसे, टू एंड फ्रो, और ये अपने आप को क्या कर रही होगी, रिपीट कर रही होगी। तो ऐसी मोशन को क्या नाम देंगे, ऑसिलेटरी मोशन देंगे। अब जैसे देखो कि आपके पास दिन और रात रिपीट तो होते हैं, मगर वो सेम पाथ पे रिपीट तो नहीं हो रहे। तो आपके पास इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन में तीन बातें आ गई अब, कि पीरियोडिक मोशन होती है, ये टू एंड फ्रो मोशन होती है, और ओवर द सेम पाथ होती है। ठीक होगी बात? तो आपके पास जैसे मैंने कहा, तमाम ऑसिलेटरी मोशंस क्या होती हैं, पीरियोडिक होती हैं, मगर तमाम पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशंस नहीं होती। अच्छा, अगर हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल्स बताओ, तो पेंडुलम मोशन, आपने पेंडुलम को देखा होगा, हमेशा एक ही रास्ते पे टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। स्विंग की मोशन है, जैसे जैसे गिटार की स्ट्रिंग को आप प्लग करते हो, तो वो जो मूव करती है एक पॉइंट के टू एंड फ्रो, तो उसका पाथ तो एक ही होता है ना भाई। तो आपके पास ये चीज क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन की ही एक स्पेशल किस्म है, एक खास कह लो टाइप है, जो कि क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बुनियादी तौर पे किसकी एक खास किस्म है, खास टाइप है,
ऑसिलेटरी मोशन की। इसमें खास क्या होता है वो देखते हैं। तो इसमें भी कोई सिस्टम या पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है अराउंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो। मगर अब स्पेशल क्या है, ओवर द स्ट्रेट लाइन, के इसमें सीधा रास्ता पे वो ये कर रहा होता है काम। तो ऐसा कोई सिस्टम पार्टिकल जो टू एंड फ्रो मोशन करे पीरियोडिक, तो ओवर द स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें मैं सारी बातें जो डिस्कस कर रहा हूं, इसमें कहीं पे भी मैं आइडियल केस ले रहा हूं जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उस लिहाज से ये डेफिनेशंस बन रही हैं। ठीक होगी बात जनाब। तो अब आपके पास ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ओवर द स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। तो अब सोचो कौन उसे, एक जिस्म एक जगह से चलना शुरू हुआ तो उसे वापस कौन दोबारा वहां पे ला रहा है। तो यहाँ पे एक फोर्स होती है जो इसकी वजह बनती है, जो उसको वापस लेके आती है किधर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बनता है वो प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट के। यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर किया जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से देखा जाएगा। कि आपने जब भी डिस्प्लेसमेंट नापना है कहां से नापना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से नापना है। तो जनाब हमारा टॉपिक चैप्टर भी इसी से बेस करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी, कि जिसमें आपके पास कोई सिस्टम वाइब्रेट करेगा ओवर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओवर द स्ट्रेट लाइन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब आप सिंपल पेंडुलम को पढ़ते हो ना तो आप कहते हो थीटा शुड बी स्मॉल, कि बहुत ज्यादा उसको नहीं आपने हिलाना। क्यों, जितना थीटा छोटा होगा वो आपका पाथ तकरीबन तकरीबन स्ट्रेट रहेगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा फिर वो स्ट्रेट पाथ वाली मोशन नहीं रहेगी, वो कॉम्प्लिकेटेड मोशंस होती जाएंगी। तो हमने तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात सादा सादा सिंपल सी रखनी है। ठीक होगी बात। तो आपके पास अब इसकी एग्जांपल ले लो, जैसे आप किसी वेट को मूव करवाते हो टू एंड फ्रो, जो किसके साथ जुड़ा होता है, स्प्रिंग के साथ। यानी स्प्रिंग दाएं बाएं मूव करता है, जैसे सिंपल पेंडुलम में मैस मूव करता है ओवर द स्मॉल आर्क। फिर जैसे एटम क्रिस्टल में मूव करते हैं, एटम्स की वाइब्रेशन भी कोई बहुत बड़ी नहीं होती, बेहद छोटी होती हैं। फिर इसी तरह न्यूक्लियाई जो एटम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। तो आपके पास जनाब ये सारी की सारी जो एग्जांपल थी ये किसमें थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो अब आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया, थोड़ी चीजें दोबारा समझ आ गई। फिर हमने इसमें एक लफ्ज पढ़ा कि एक फोर्स होती है जो उसको वापस लेके आती है, तो उस फोर्स का एक खास नाम दे देते हैं। उस फोर्स को नाम दे देते हैं क्या चीज, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो फोर्स जो हमेशा किस पोजीशन की जानिब लग रही होगी, इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन की जानिब लग रही होगी, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और ये फोर्स जो फंक्शन होती है किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट का। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के यहाँ पे याद है स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो नेगेटिव साइन बताता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। और इसी तरह पोटेंशियल जो है वो भी फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है किसका, ऑसिलेटर का। ये आगे चल के हमारे पास बात आएगी फिर से। तो जनाब अब आपको रिस्टोरिंग फोर्स का भी पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होती है। ओके जनाब। अब अगली जो चीज पढ़नी है हमने, डेट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि हमने एक ओसिलेशन में पूरा करने के लिए जो वक्त चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड बाय द मूविंग सिस्टम टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, यानी जिस जगह से चला वापस उसी जगह पे आ जाए। या अगर मैं ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो जो फेज उसका शुरू में था जब वो वापस दोबारा उसी फेज पे आता है, तो डेट इज कार, जो उस दौरान वक्त लगा उस वक्त को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो आपके पास जो इस तरीके का एक राउंड ट्रिप होता है उसे हम ओसिलेशन भी बोल देते हैं, उसे हम साइकिल भी बोल देते हैं। तो टाइम पीरियड को किससे जाहिर करते हैं, टी से जाहिर किया जाता है। फिर हमारे पास है लफ्ज फ्रीक्वेंसी। तो अब आपने ये जो एक ओसिलेशन या एक साइकिल यूनिट टाइम में कितनी दफा लिए, यानी यूनिट टाइम में कितने चक्कर लगाए या यूनिट टाइम में कितने राउंड ट्रिप किए,
तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यूनिट टाइम आमतौर पे क्या, पर सेकंड। तो इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी एक सेकंड में कितने राउंड ट्रिप किए एक ऑब्जेक्ट ने, एक सिस्टम ने, तो डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास 1/t यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो आपके पास इसके यूनिट 1/सेकंड भी लिखे जा सकते हैं, साइकिल्स पर सेकंड, और 1 हर्ट्ज के लिए 1 साइकिल पर सेकंड आ जाएगा, तो वो 1 हर्ट्ज कहलाएगा आपके पास। ठीक होगी बात। तो अगर 20 उसने चक्कर लगाए, 20 राउंड ट्रिप किए एक सेकंड में, तो हम 20 हर्ट्ज बोलेंगे। बात समझ आ गई, 20 साइकिल पर सेकंड, ऐसे यूनिट इसके हर्ट्ज माने जाते हैं। ठीक होगी बात। अब अगली चीज है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, तो जो बॉडी ऑसिलेट कर रहा है किसी लम्हे पे, एट एनी इंस्टेंट, सबसे अहम बात, उसने जो फासला तय किया होगा, कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका तय करदा फासला एट एनी इंस्टेंट, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो फासला होगा, तो वो चीज क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से देखा जाता है, फ्रॉम मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से देता है, किसी भी लम्हे देखा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब मसला क्या है कि जैसे जैसे बॉडी ऑसिलेट करेगा, जैसे जैसे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो तो चेंज होता जाएगा क्योंकि ऑसिलेशन आ रही होगी, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, उसकी डायरेक्शन भी बदलेगी। अब डिस्प्लेसमेंट के बदलने का मतलब है कि वेलोसिटी में भी बदलाव आएगा, एक्सेलरेशन में भी बदलाव आएगा। जैसे जैसे एक्स में चेंज आएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगी। इसका प्रूफ भी हम फ्यूचर टॉपिक्स में देखेंगे। फिर आपके पास अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो इसका मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ भी बदलेगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, क्योंकि एफ तो एक्सेलरेशन के साथ लिंक करता है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत बुनियादी चीज है, जिसकी वजह से पूरी आपके पास ये मोशन चेंज हो जाती है। चूंकि अब डिस्प्लेसमेंट हर लम्हा चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी हर लम्हा चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हर लम्हा चेंज हो रहा है, और उस पर लगने वाली फोर्स हर लम्हा चेंज हो रही है। ठीक होगी बात। तो अब आप अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखो, यानी जो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उससे जो मैक्सिमम फासला होगा, उसे हम एक नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो जनाब इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, वो क्या कहलाने वाला है, एम्पलीट्यूड। अब इसी की बुनियाद पे डेफिनेशन हमने पढ़नी है, अनडैम्प्ड। क्या मतलब कि अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो आपने कहां से देखा है, जो आपने देखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो क्या रहता है, सेम रहे, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में कोई बदलाव ना आए, तो बॉडी एक जैसे एम्पलीट्यूड के साथ ही मूव करता रहे, तो ऐसी मोशन को क्या नाम देते हैं, अनडैम्प्ड मोशन। तो अनडैम्प्ड मोशन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे हमने एम्पलीट्यूड का नाम दिया, वो क्या रहता है, सेम रहता है। यानी दूसरे लफ्जों में बोलूं, उसमें एनर्जी जाया नहीं होती, बॉडी आपके पास एक जैसी एनर्जी के साथ ही क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। फिर हमने जो चीज पढ़नी है, दैट इज डैम्प्ड मोशन। डैम्प्ड मोशन अब इसका उलट हो गया अनडैम्प्ड का एक तरह से, जिसमें एम्पलीट्यूड जो होगा वो आपके पास कम होता जाएगा, ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि ऑसिलेशंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी मोशन को हम क्या नाम देते हैं, डैम्प्ड मोशन का नाम देते हैं। तो अब डैम्प मोशन किस वजह से होती है, अल्टीमेटली कोई ना कोई चीज तो उसकी एनर्जी खा रही होगी, तो हम बोलेंगे सम काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, जो कि उसके एम्पलीट्यूड में डिक्रीज का बायस बन रही होती हैं। बात समझ आ रही है। तो उन रेजिस्टिव फोर्सेस, जो मीडियम की रेजिस्टिव फोर्सेस हो सकती हैं, उनकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 बिल्कुल आखिर खत्म हो जाएगा। तो जनाब अब आपके वो जो उसके पास एनर्जी थी, वो कहां गई, वो एनर्जी खर्च होगी किसके अंदर, ओवरकम आने पे। मगर वो चूंकि आपके पास पीछे से आप सोर्स तो कोई नहीं है, एनर्जी ऐसा ऐसा खर्च होती जाएगी, तो एक वक्त आएगा कि वो कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब जनाब आपने डैम्प्ड मोशन पढ़ी, आपने अनडैम्प्ड मोशन देखी, तो इस बुनियाद पे अब हम फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं।
अगर डैम्प मोशन है, इसका मतलब आपका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, मगर आप चाहते हो कि भाई आप इसका मेंटेन करें कि वो एक जैसी मोशन को रखे, यानी रेजिस्टिव फोर्सेस की जो आपके पास है उसको निगेट किया जाए, आप उसे एनर्जी सप्लाई करते जाओ, यानी आप उसको फोर्स करो कि तुम ऑसिलेशंस को जारी रखो, तो आप ऐसी जो पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी इसका मतलब क्योंकि रेजिस्टेंस तो हर लम्हा मौजूद है, वो तो हर दफा उसकी एनर्जी कम करेगी, तो आपको मुसलसल मुसलसल पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स, यानी कि आपको हर बार उस पर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि वो अपनी मोशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो ऐसी ओसिलेशंस जो कि एक मुसलसल फोर्स के लगने की वजह से मेंटेन रहे, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड ओसिलेशन। समझ आ रही है बात कि आपकी एक ऑसिलेशन तो कम होती थी रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से, मगर आप चाहते वो कम ना हो, एक जैसे एम्पलीट्यूड से मेंटेन रहे, तो आपको मुसलसल पीरियोडिकली उस पर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ऐसी ऑसिलेशन को क्या नाम देंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन। जैसे आपके पास मेन स्प्रिंग होता है घड़ी का, उसे मुसलसल एनर्जी चाहिए होती है, इसी तरह एयर कॉलम रेजोनेटर ट्यूब में हम ट्यूनिंग फोक रखते हैं जो मुसलसल उसके अंदर वेव्स फेंक रहा होता है। तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड है, जो आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा हुआ है, वो जनाब आपके पास डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स पे। क्या मतलब कि बाहर से जो आप फोर्स लगा रहे हो ताकि उसका वो मेंटेन रहे, अगर आपने वो फोर्स ज्यादा लगानी शुरू कर दी तो उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके पास वो कंडीशन होगी जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स पे, कि लगने वाली फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जनाब आपके पास अगर आप कुछ फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स है जिसमें एम्पलीट्यूड बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो जरा देखते हैं, वो आ जाएगी रेजोनेंस में। तो अब आपने दो फ्रीक्वेंसियों को देखना है, एक कौन सी, ड्राइविंग फोर्स, यानी जो फोर्स आप लगा रहे हैं ताकि वो अपनी ऑसिलेशंस को मेंटेन करे। तो एक वो ऑसिलेटर की अपनी फ्रीक्वेंसी भी तो है ना, नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपकी लगाई गई जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है और उस बॉडी, उस ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, यानी कि अब दो डिफरेंट चीजों की फ्रीक्वेंसियां मैच हो गई, सिंक्रोनाइज हो गई, तो वो जो सिस्टम होगा हम बोलेंगे रेजोनेंस होगी। ऐसी सूरत में एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। यानी अब इसका मतलब आप देसी मिसाल में समझो कि आप एक झूला ले रहा है एक बच्चा, और जब भी वो आपने उसे धिक्का दिया, वो गया आप दूसरी एक्सट्रीम पे, फिर वापस आपके पास आया, यानी एक राउंड ट्रिप किया, आपने फिर उस पर फोर्स लगा दी। अब हर बार ऐसा हो रहा है कि जब वो बच्चा एक राउंड ट्रिप करके आपके पास आ रहा है झूले पे, आप फिर फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है और उसकी जो नेचुरल ऑसिलेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो आपस में क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो आप देखेंगे उस बच्चे का जो झूले का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके पास जो फिनोमेना है रेजोनेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैकेनिकल वाइब्रेशन में, म्यूजिक में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जस्ट मैंने एक तरह से रिवाइज करवा दिया। तो अब आपके पास एक सिस्टम जो ओसिलेशन में है, आप उसको जोड़ दें किसी दूसरे सिस्टम के साथ, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसियां आपस में मैच कर गई तो वो दूसरे वाला सिस्टम भी ओसिलेशंस पे आ जाएगा। तो ऐसा करने से हम उसे नाम देंगे, ये कपल्ड ओसिलेशंस हैं। तो एक सिस्टम की ओसिलेशन से जो दूसरा सिस्टम ओसिलेशन पे लगता है, तो ऐसी ओसिलेशंस को क्या बोलते हैं, कपल्ड ओसिलेशंस बोलते हैं। तो जनाब ये आज के दिन का हमारा लेक्चर था। आपने देखा ये सारी डेफिनेशंस आपने माजी में छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे रिवाइज करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगले जो हमारे टॉपिक्स आएंगे मैं ये लफ्ज बोलूंगा तो आपके जहन में एक दफा रिवाइज हो जाए कि ये चीज क्या होती थी। तो आपके आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जनाब, आज के लिए बस इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।